जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 की एक पोएट्री है जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इस पोएट्री से आप जाते जाते एक इतनी बेहतरीन चीज सीख करके जाने वाले हैं कि शायद आप यकीन भी ना कर सकें कि क्या यह एक छोटी सी कविता इतनी बड़ी सीख देती है हमको। हमने अक्सर बायोलॉजी की क्लास में जो है हमेशा एक चीज बताया है कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एक पल के लिए अगर इंसान से पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं जीवन साथी है, कुछ लोग कहेंगे नहीं प्रेम है। पर याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है खुशी, हैप्पीनेस। और ये कविता हमको यही सिखाएगी कि खुश कैसे रहा जाए और खुश रहना क्यों जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कविताएं जो हैं एक बहुत ही गहरी बात करती हैं। कहते हैं गहरी बात तो होता ही है, लेकिन कविताओं में बहुत ही गहरी बात होती है और उस गहरी बात को समझने के लिए आपको भी कवि के उस स्थिति तक पहुंचनी पड़ेगी, उस मनोदशा तक पहुंचनी पड़ेगी जहां से राइटर आपको जो है, पोएट जो है, आपको क्या समझाना चाहता है वो आपको समझना पड़ेगा। याद रखिए, कविताएं इंसान के हृदय से लिखी जाती हैं और आप जब पढ़ते हैं तो हृदय से ही पढ़िएगा, अन्यथा आप उसे नहीं समझ पाएंगे, उसका उद्देश्य भी नहीं समझ पाएंगे। कविताएं ना कभी दिमाग से लिखी गई और ना ही कविताएं कभी दिमाग से पढ़ी जा सकती हैं। कविता हृदय से लिखी गई और कविता हृदय के लिए लिखी गई, हृदय में उतर जाने के लिए लिखी गई। अगर आप उस स्थिति तक पहुंच पाए तो शायद आपको इस कविता की भाव और उस कविता के अर्थ समझ में आए। और ये कविता जो है क्लास 10 की जो इंग्लिश की किताब है उसका यह सिलेबस भी है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी को और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये कविता हमें क्या सिखाती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट वर्क क्या है, तो मुझे कविताएं लिखना और कविताएं पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। मैं कविताओं का कह सकते हैं कि दीवाना, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं एक बार आपके सामने अपनी अंदाज से कविताओं के विचार को रखने जा रहा हूं, जो कि एक महान राइटर द्वारा इसे लिखा गया। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी हमारी जो शुरू है यहां से होती है। मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले हमने आपके लिए एक अपना विचार दिया है कि अगर तुम्हारा ध्यान फल पर है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान कर्म पर नहीं है। याद रखिएगा, कर्म का ही फल मिलता है, पर यदि आप अच्छा फल चाहते हैं तो आपका ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि आपका ध्यान फल पर होना चाहिए। यदि आप फल पर ध्यान लगाए हैं तो आप कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और फल जो है कर्म के आधार से ही आपको मिलने वाला है। इसीलिए 100% ध्यान अपने कर्म पर कर दीजिए, आपका फल भी 100% ही होगा। चलिए तो कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी यूं ही है, जो है चैप्टर का नाम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। अब इस डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग पढ़ेंगे। यह क्लास 10 की जो है पहली कविता है, पहली पोइट्री है। चलिए तो एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है। द वे ए क्रॉ soak down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस लाइन में राइटर आपसे कहना चाहता है कि द वे ए क्रो soak down on me, कह रहा है कि एक कौवा, क्रोमिस कौवा, और वे का अर्थ यहां पर है प्रकार, इस प्रकार। एक कौवे ने इस प्रकार हेमलॉक ट्री जो है इसकी शाखाओं को हिलाता है, झकझोरता है कि उसके ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं मेरे ऊपर। यहां पे राइटर अपने लिए कह रहा है। इमेजिन करिए कि राइटर इस बात को खुद कह रहा है कि इस प्रकार एक कौवे ने
हेमलॉक ट्री की शाखाओं पर आकर के उसे झकझोर दिया, हिला दिया और उसके ऊपर से जो है बर्फ के टुकड़े नीचे गिरते हैं मेरे ऊपर। ये कवि कह रहा है। ये इस लाइन में यही भाव है इसके कि द वे ए क्रॉ सॉक डाउन ऑन मी, इस प्रकार एक कौवे ने उस पेड़ की शाखा पर आकर बैठा, सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री की शाखाओं पर आके बैठता है और उसको हिलाता है और उसके ऊपर से जो है गिरता है क्या चीज, बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर। आप इस तस्वीर में उस पल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कहना चाहता हूं और क्या कहना चाहता है ये कवि आपसे, ये राइटर आपसे क्या कहना चाहता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस कविता में जो कवि है एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और ये उदास है, किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी मनोदशा की स्थिति को लेकर के ये उदास है अपने जीवन में, और वही उदासा लेकर के ये अपने उस पेड़ के नीचे बैठा है और विचार कर रहा है, सोच रहा है, और उसी पल वो कौवा जो है उसकी शाखा पे आके बैठता है हेमलॉक ट्री के ऊपर और उसकी शाखा को झकझोरता है और उस पर से बर्फ के टुकड़ों को गिरा देता है। और जैसे ही बर्फ के टुकड़ों को गिराएगा, उसके ऊपर जब वो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो उसके मन की स्थिति जो है बदल जाती है। याद रखिएगा, जब इंसान के मन की स्थिति बदल जाती है तो उसके शारीरिक स्थिति बदलने में देर नहीं लगता है। इसीलिए कहा गया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से इंसान दुखी होता है, मन से इंसान प्रसन्न होता है। वही देखिए कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, जिसने क्या, जब वो कौवे ने जब उस शाखा को हिलाया और उसकी शाखा से जब वो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उस कवि के ऊपर, तो कवि कह रहा है कि देखिए यहां कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, कह रहा है जिसने मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया, बदल दिया। कवि आपसे कह रहा है, बता रहा है यहां पे राइटर कि जब उस कौवे ने उस शाखा को हिलाया और उसके ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरे तो उसने मेरे मन की, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। लिख रहा है कि ये चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे मानसिक स्थिति को बदल दिया, मेरे मन को बदल दिया। आप कह सकते हैं मेरे मन को जो उदासी में था उसे खुशी में बदल दिया। कविताओं के कई भाव निकलते हैं, कई तरह के निकलते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करता है। बात समझ आई नहीं? यहां पे ही कह रहा है कि जब उस कौवे ने क्या किया, जब उस कौवे ने हिलाया, शाखा को जब हिलाया तो उसके ऊपर से बर्फ के टुकड़े गिरे नीचे, और जब नीचे गिरते हैं तो उसी समय, जब नीचे का अर्थ है कि उस कवि के ऊपर गिरते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, उसकी मतलब जिसने मेरे हृदय की मानसिक स्थिति या मेरे हृदय की मनोदशा को ही पूरा क्या कर दिया, बदल दिया। यहां तक शायद बात आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, कह रहा है कि जिसने मेरे उस दिन के कुछ पल को सेव कर लिया। यहां पे सेव का अर्थ है बचा लिया। जब उस कवि के ऊपर उस बर्फ के टुकड़े नीचे गिरते हैं तो उस कवि जो वो है वो दुखी था, वह खुश हो जाता है और कहता है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और उस क्रिया ने, उस घटना ने कवि के मानसिक स्थिति को बदल दिया, हैप्पीनेस में चेंज कर दिया। और कवि कह रहा है कि उस पल ने मुझे क्या कर दिया, खुशी प्रदान किया, उसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। और लास्ट में कह रहा आई हैड रूड, जिस दिन को हमने बर्बाद कर दिया था या जिस पल को हमने बर्बाद कर दिया था। कभी जिस दिन उदास है उसी दिन की बात कर रहा है कि उस दिन को हमने बर्बाद कर दिया था उदासी में। उस पल को जो है इस कौवे ने क्या किया, खुशी में बदल दिया हमारे, और मेरा वो बाकी बचा हुआ पल उस दिन का जो है
बच गया, नहीं तो मैं सब कुछ समय क्या कर दिया था, आई हैड रूड, मैंने बर्बाद कर दिया था। याद रखिए इस संदेश ये है कविता का, आप जी सिर्फ तभी रहे हैं जब आप खुश हैं, खुशी में जीना ही जीवन है। आप दुखी होकर के अगर जीते हैं तो आप दरअसल मर रहे हैं धीरे धीरे। राइटर यही चीज आपको समझाना चाहता है कि वास्तव में जीवन क्या है और जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन आनंदमय होना चाहिए और आप जी सिर्फ तभी रहे हैं जब आप खुशी हैं, अन्यथा अगर आप दुख में जी रहे हैं तो आप दरअसल जी नहीं रहे हैं, आप मर रहे हैं। 8 लाइन की ये कविता सिखाती है, यदि आप जो है अनहैप्पी हैं तो आप अपने उस पल को बर्बाद करते हैं, अगर आप खुश हैं तो आप उस पल को जीते हैं। जीने के लिए खुशी जरूरी होता है, ये याद रखिएगा। किसी हीरो ने कहा था कि जीने के लिए पीना जरूरी होता है, वो मूर्खों वाली बात है। जीने के लिए खुशी जरूरी होता है और ये कविता हमको यही सिखाती है कि हम लोग जो है हैप्पीनेस के साथ अपने जीवन को जिए। और इस एक कविता का संदेश है, हेमलॉक ट्री को जो है अशुभ माना जाता है। हेमलॉक ट्री जो यहां पे देख रहा है आप, ये क्या है, इसको अशुभ माना जाता है, अशुभ। और इस कौवे को भी क्या माना जाता है, अशुभ। राइटर ने जिस ऑब्जेक्ट को अपने कल्पना में लिया है वो दो के दोनों अशुभ है और ये दोनों अशुभ चीजें इंसान की मानसिक स्थिति को बदल देता है, दुखमय से उसे सुख का अनुभव कराता है। राइटर उस रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध करता है कि संसार में कोई चीज अशुभ है और उस विचार का भी विरोध करता है कि संसार में कोई चीज शुभ है। इस संसार में जो भी चीज है वो सिर्फ एक चीज है, मानव सामाजिक व्यवस्था द्वारा उस चीजों को शुभ और अशुभ में बांटा गया है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, इस संसार में कोई भी चीज अशुभ नहीं होता है और कोई भी चीज शुभ भी नहीं होता है। आपकी नजरिया ही सिर्फ जो उस चीजों को आइडेंटिफाई करती है कि वो चीज क्या है। तो राइटर ने जिस एग्जाम्पल को लिया उसने उस हजारों साल से चली आ रही विचारधाराओं का विरोध किया है कि कोई भी चीज शुभ नहीं है, कोई भी चीज अशुभ नहीं है। लोग जैसे आप देखेंगे बिल्ली सड़क से चली जाती है तो लोग कहते हैं मत जाओ नहीं तो बहुत अशुभ हो जाएगा। एक बार कल्पना करो, उस बिल्ली को भी उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है और उस मनुष्य को भी उसी ने ही बनाया है। क्या उसकी बनाई हुई कोई चीज खराब हो सकती है? अगर वो अशुभ था तो उसने बनाया ही क्यों? हर एक पल उसने डिसाइड किया। और ये इंसान कौन होता है उस पल को बताने वाला कि ये मूरत जो है मूरत पे होना चाहिए, मतलब मूरत की जो कहते हैं ना कि ये मूरत वो मूरत, अरे सब कुछ ईश्वर की बनाई हुई चीज है, उसमें तुम मनुष्य होकर के हस्तक्षेप ईश्वर की चीजों में कि ये चीजें सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, ये सबसे बड़ा मूर्खता का परिचय होगा जब आप ईश्वर की बनाई गई चीजों के ऊपर अंगुली उठाते हैं। याद रखिएगा, राइटर इस विचार के साथ अपनी बात को खत्म करता है और इसी विचार के साथ मैं भी अपनी बात को खत्म करता हूं। आगे मौका मिला तो मैं आगे और कविताएं आपके सामने रखूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग क्लास के। उन कविताओं से सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि वास्तव में कवि हमसे क्या कहना चाहता है। जितनी मेरी क्षमता है मैं उस क्षमता का पूरा प्रयोग करके आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि राइटर वास्तव में आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं और मिलेंगे अब हम लोग नए किसी एक कविता के ऊपर डिस्कस करते हुए। उम्मीद करता हूं कि इस कविता के भाव आप समझ पाए होंगे और इस कविता के संदेश भी आप समझ पाए होंगे। चलिए यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मिलते हैं फिर अब कभी और। जय हिंद साथियों।